और एनडीए 5, तो ये आंकड़े बढ़ते घटते रहेंगे। एलडीएफ 52 और 37 ऊपर, उधर देखिए पश्चिम बंगाल में 82 में से 42 और 39। तो ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। हम अपने एक्सपर्ट से कमेंट भी लेते रहेंगे और सीधे अब अमलेंदु जी जरा आप बताइए कि ओवरऑल ये जो आंकड़े चल रहे हैं और घटते बढ़ते रहेंगे, पोस्टल बैलेट हैं, लेकिन पोस्टल बैलेट पिछली बार जब हम लोग बिहार की चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा कि शुरुआत में पोस्टल बैलेट कई जगह नहीं खोले गए थे, लेकिन यहाँ से खबर यही है कि सब जगह पोस्टल बैलेट को पहले खोला जा रहा है। उस समय कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ये भी बोला गया था कि आप आखिर पोस्टल बैलेट को पहले क्यों नहीं खोला गया। और जैसा बिहार में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि जहाँ कोई हार रहा हो उसे जिताने के लिए पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया गया, ये आरोप लगाया था, बहुत बड़ा आरोप चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर, चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने उस समय बिहार चुनाव परिणाम के दिन। लेकिन यहाँ पे ऐसे उलटफेर के भी संकेत मिले हैं क्या आपको? मुझे लगता है कि जो भी आरोप प्रत्यारोप होंगे वो राजनीतिक दल ही लगाएंगे। हम लोग तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है कि हम लोग तो जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं उनका ही एक एनालिसिस करके बताते हैं कि क्या आरोप प्रत्यारोप सही हो सकते हैं और इनमें कितनी गलत हो सकता है, या क्या आरोप प्रत्यारोप जो है वो राजनीतिक विद्वेष से लगाए जा रहे हैं, या क्या आरोप प्रत्यारोप जो है वो सही मायने में लगाए जा रहे हैं। ये एक एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये आरोप प्रत्यारोप कितने सही है या कितने गलत है, इसकी हम कोई गारंटी दे भी नहीं सकते, क्योंकि राजनीति और राजनीतिक लोग अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और सब लगाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो इसलिए हम लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप गलत है। अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं है, होगी तो मुझे लगता है कि आना शुरू है कि लोगों के, जैसे कि बिहार के चुनाव में भी था, लोगों के बयान आना शुरू हो गए थे तुरंत की गड़बड़ हो रही है और हेराफेरी हो रही है। तो अगर ऐसा होगा तो लोग अपने आप कर लेंगे, राजनीतिक दल जो है वो अपना बयान देना शुरू कर देंगे हुई है। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि शायद चूंकि इतना ज्यादा चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ चुके हैं और तमाम राजनीतिक दलों ने और मतलब आम जनता जो है वो ये कहने लगी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम करता है चुनाव आयोग, तो इसके बावजूद भी अगर मतलब चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम नहीं करता है तो एक बड़ी संकट वाली स्थिति होगी। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अब ये साबित करना है कि वो निष्पक्ष होकर काम कर सकता है और किसी के दबाव में नहीं है। तो ये उसके सामने भी एक संकट है, मतलब साख का संकट जिसे कहते हैं, साख का संकट चुनाव आयोग के सामने है। और ये अवसर है कि वो अपनी साख को जो है बचाए चुनाव आयोग, क्योंकि सरकारें आती आती रहेंगी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर अधिकारी आते आते रहेंगे। कुछ अधिकारियों के या कुछ कर्मचारियों के अगर आचरण से संवैधानिक संस्थाओं की साख को चोट पहुंचती है तो ये चोट जो है एक लंबे समय तक डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाती है। तो ये समय है चुनाव आयोग के अधिकारियों को, खासतौर से जो चुनाव आयोग के नए आए हैं, वो आके जो पिछले चुनाव आयोग कर गए हैं उसको थोड़ा सा ठीक करें और जनता का विश्वास जो है वो चुनाव आयोग में बहाल हो। हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि संवैधानिक संस्था है और महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव आयोग, तो उसकी साख जो है वो बहाल रहनी चाहिए और निष्पक्षता सिर्फ दिखनी नहीं चाहिए, बल्कि निष्पक्ष होना जो है वो साफ तौर पे स्पष्ट रूप से जो है वो जनता को लगे कि यहाँ काम जो है वो निष्पक्ष हो रहा है। तो ये चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है, उसको करना चाहिए, मुझको जो लगता है। जी, तो निष्पक्षता की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। और खासकर कोविड प्रोटोकॉल के समय और जिस प्रकार बहुत सारी पाबंदियां हैं, इन पाबंदियों के बीच एक ये भी है कि इस निष्पक्षता को कैसे बरकरार रखा जाए और कैसे विश्वास बहाली की जाए। और ख़ासकर चुनाव आयोग की जब बात आती है दीपक जी, तो एक अविश्वास का वातावरण बना हुआ है, आज से नहीं पिछले 10-12 साल से तो लगातार, और खासकर ईवीएम को लेकर के चर्चा होती रही है। और खासकर चुनाव परिणाम जब मन माफिक नहीं आते हैं तो पार्टियां ईवीएम पर चर्चा करती हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस वक्त जब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करना है, रिजल्ट को लेकर के वहाँ पर खासकर जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ कितने लोगों को लेके जाना है, ये तमाम बातें हैं। इस बीच आपको लगता है कि एक अच्छा दिन चुनाव आयोग के लिए ये साबित हो सकता है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को और विश्वसनीयता को बनाए रखने में आज एक कामयाबी हासिल करे?
देखिए, चुनाव आयोग के सामने ये कोई पहला मौका नहीं है कि वह अपनी साख और प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करे या कोशिश करती हुई नजर आए। मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से तमाम तरह की हमारी जो संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाएं हैं, उन्होंने अपनी साख की चिंता करनी लगभग छोड़ दी है, क्योंकि जो उच्च पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनके सामने पुनर्वास की इतनी अच्छी योजनाएं पहले ही पेश हो जाती हैं, तो वे जानते हैं कि ये साख प्रतिष्ठा ये बहुत मायने नहीं रखती। हाँ, अभी पिछले कुछ समय से कोविड के कारण जो कुछ चुनाव आयोगों के ऊपर जो कोर्ट्स ने जो डंडा चलाया है या डांट पिलाई है, तो उसके कारण हो सकता है कि कुछ ऐसा करती हुई वो नजर आए। जहां तक बैलेट पेपर्स की गिनती का सवाल है, तो ये तो लगभग तमाम तरह की जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, जो लोकतंत्र का तरीका है, लगभग सारी दुनिया में पोस्टल बैलेट जो है उनकी गिनती पहले ही हो जाती है। इसमें कोई बहुत नया काम नहीं कर रहे हैं। बिहार का जो चुनाव हुआ था उसमें एक्सेप्शन के तौर पे ऐसा किया गया कि वहां पर बैलेट पेपर की गिनती बाद में की गई, तो उसकी आलोचना हुई और जो आलोचना जो हुई है वो जनता की ओर से कहीं ज्यादा हुई है। उसकी ही चिंता शायद थोड़ी बहुत होगी तो होगी, वरना मुझे नहीं लगता कि निष्पक्षता और साख की बहुत चिंताएं करना अब भी हमारे स्वायत्त संस्थाओं के और संवैधानिक संस्थाओं के डीएनए में रह गया है। तो ठीक है, एक अच्छी बात है अगर अगर कर रही है चुनाव आयोग, इस तरीके का काम कर रहा है, और मौका तो उसके पास एक नहीं कई बार आए हैं, पिछले कई बार आए हैं, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कई सालों में वो अपनी प्रतिष्ठा और साख को लगातार गंवाती चली गई है। हर मौका एक नया मौका होता है, और शुभकामनाएं हैं चुनाव आयोग के लिए भी, साख को बचाने के नए सिरे से प्रयत्न करें। राजीव जी। जी, तो चुनाव आयोग के लिए शुभकामनाएं हैं कि जैसा दीपक जी कह रहे हैं कि अपनी साख को बचाए, निष्पक्षता विश्वसनीयता को साबित करे यहाँ पर, और इस पर हम लगातार पहले भी चर्चा करते रहे हैं और कई हमारे साथी लगातार कहते रहे हैं कि जो कुछ भी है ईवीएम को लेकर के जितने घोटाले और ऐसी खबरें आती हैं, इन खबरों को खासकर ये कहीं ना कहीं वो अगर सही साबित होती हैं ऐसी खबरें, तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और कई साथी चाहते हैं कि हम लोग ईवीएम को लेकर भी चर्चा करें, लेकिन इस वक्त ईवीएम की बात न करते हुए रुझानों की बात हम कर रहे हैं। और रुझानों के आधार पर अभी आप देख रहे हैं सबसे ऊपर टॉप बैंड में आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में 103 सीटों के जो रुझान आए हैं, उन्हें 103 सीटों में से टीएमसी 52 सीटों पर यानी 52 सीट्स, कांग्रेस गठबंधन जो है वो 2 सीटों पर, बीजेपी गठबंधन जो है वो 49 सीटों पर आगे है। यानी कि पश्चिम बंगाल में रुझानों के आधार पर टीएमसी और बीजेपी के बीच ज़बरदस्त फाइट चल रही है, कांटे की टक्कर चल रही है। उसके अलावा तमिलनाडु में हम देख रहे हैं कि 21 सीटों के रुझान आए हैं। इस बीच देखिए शुभेंदु अधिकारी को शुरुआती बढ़त है। शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी, क्या ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी अपना, ये भी देखना होगा। सिंगूर में भी बीजेपी आगे है, नंदीग्राम में सीट से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। ये एक बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी शुरुआती बढ़त लेकर के आगे चल रहे हैं और ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। नंदीग्राम सीट से, एकमात्र सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी और वहां शुभेंदु अधिकारी उनके सामने थे। दोनों में कांटे की टक्कर और इस वक्त शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। तो दिन ढलते ढलते क्या खबर आएगी हम तक, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त नंदीग्राम में ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। 2 मुख्य क्षेत्र हम लोगों ने जाना है, देखा है, समझा है। पहला है नंदीग्राम और दूसरा है सिंगूर, और दोनों जगहों पे ममता बनर्जी खुद और ममता बनर्जी की पार्टी पीछे चल रही है, जबकि बीजेपी आगे चल रही है। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम में पीछे चल रही हैं, जबकि सिंगूर में बीजेपी आगे चल रही है, वहां भी टीएमसी पीछे। तो ओवरऑल क्या ये एक बड़ा झटका टीएमसी के लिए हम देखेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि ये शुरुआत है और शुरुआत में क्या कुछ होने वाला है। शुरुआत के ये रुझान बता रहे हैं 105 सीटों के रुझान, और उसमें से हम देख रहे हैं कि 53 सीटों पर टीएमसी, जबकि 3 पर कांग्रेस गठबंधन और 49 पर बीजेपी आगे है।